हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं उपसह संयोजी रसायन, है ना, या उपसह संयोजी यौगिक। तो ये चैप्टर है अपना उपसह संयोजी रसायन। ठीक है, ये चैप्टर है आपका 10। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्ट, फिर से एक ऑब्जेक्ट और एक 2 नंबर का। इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट आने हैं आपके उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो हम ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए लेके आए हैं जिनको रिवीजन करना है। तो जो 11th से अभी पास आउट होकर 12th में आए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी पढ़ाएंगे ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए। उनका फ़ोन आ रहा है बार बार कि सर जल्दी से जल्दी रिवाइज कराएं, है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का कि समझें आप, और हम इस वीडियो में लगभग ये पूरा चैप्टर क्लियर कराने का प्रयास करेंगे, है ना, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले उपसह संयोजी यौगिक क्या है? इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देखते जाएं, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड की स्टडी की जाती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की जाती है। इनके कई नाम हैं। तो आपको बता रहे हैं हम, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN O6। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मेटल है, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता, जिसको हम एरो से नोट कहते हैं। इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते। हिंदी में इनको हम संकुल यौगिक भी बोलते, क्योंकि इनकी संरचना कैसी होती है? अत्यधिक जटिल होती है, इसलिए हम इनको जटिल यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, अब आपको इसमें सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन पे हम गौर कर रहे हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है इसमें, योगात्मक यौगिक क्या है? व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते है ना? एडिशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं हम योगात्मक यौगिक। तो जब निश्चित अनुपात में, माने एक फिक्स्ड रेशो में, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को आपस में मिलाते, मिक्सअप करते, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बोलते हैं? हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। नाम ही उनका योगात्मक यौगिक। लेकिन जब हम इनको निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब ध्यान करना, पानी में हम इनको निश्चित अनुपात में मिला देंगे, निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बन जाएगा। इन यौगिकों को हम बोलते हैं क्या? एडिशन कंपाउंड। ये 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या? डबल साल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में द्विक लवण। ठीक है, और दूसरा होता आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो हमने आपको अभी लिख के बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको बोलते हैं हम क्या? संकुल यौगिक। तो अब इनको डिफाइन करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डबल साल्ट, द्विक लवण क्या है? तो ऐसे लवण जिनमें, ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 साल्ट होते, नाम ही उनको हम डबल साल्ट बोलते। अब इनमें मेन प्रॉब्लम कहाँ होती कि इनका जो एक्सिस्टेंस है, माने इनका जो अस्तित्व है, वो केवल ठोस अवस्था में होता है। अगर आप इसको वाटर में सॉल्युबल कर दें तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन, माने अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल ऐसे आपने पढ़ी होगी, फिटकरी एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। ये डबल साल्ट है। देखो इसमें दो साल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने 11th में पढ़ा होगा। इसके अलावा एक अयस्क है जिसको हम और बोलते हैं KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। एक और है, इसको बोलते हैं हम क्या? कार्निलाइट। आप रिवाइज करें तो देखना, एग्जाम्पल में लिखाया था कार्निलाइट। ठीक है, तो ये सभी डबल साल्ट हैं। अब इनका एक्सिस्टेंस या अस्तित्व तो ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन जब आप इनको वाटर में सोल्यूबल करेंगे, देखना गौर करना आप, तो वाटर में ये K पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, कॉमा सल्फेट डाइनेगेटिव आयन में, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन में। तो जहां से आप इनको पानी में सोल्यूबल करेंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस मीन्स अवयवी आयनों में विघटित हो जाते हैं। इसलिए इनका विलयन की अवस्था में एक्सिस्टेंस, माने सॉल्यूशन स्टेज में एक्सिस्टेंस नहीं होता, केवल सॉलिड स्टेज में या ठोस अवस्था में इनका अस्तित्व होता है, वही अपना अस्तित्व खो देते। अब है संकुल यौगिक। तो अभी हमने आपको लिख के बताया था संकुल यौगिक का स्ट्रक्चर होता K4FeCN का होल 6। तो सबसे बड़ी यहाँ पर इनसे मेन डिफरेंस ये है कि जब इसे आप पानी में घोलेंगे तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं
ये पानी में डिसोसिएट नहीं होंगी। ये 4K पॉजिटिव का टेस्ट देगा प्लस बड़ा ब्रैकेट FeCN का होल 6, इस पर 4 पॉजिटिव आ रहा है, देखो 4K पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा क्या 4 नेगेटिव। ये 2 आयनों का टेस्ट देगा, ये सभी कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देगा, मींस Fe का टेस्ट अलग से नहीं देगा, Cn का टेस्ट अलग से नहीं देगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संकुल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो इनका जो एक्सिस्टेंस है माना अस्तित्व है, ये सॉलिड स्टेट में भी होगा, है ना, और जब इन्हें हम वाटर में सॉल्यूबल करेंगे तब भी इनका क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, वो आप दोनों को डिफाइन करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन इसमें है जो कई बार एमपी बोर्ड में आया है कि राइट डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, द्विग लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करें। तो इनमें अंतर, पहला अंतर तो यही है, इनका ठोस अवस्था में अस्तित्व होता है, सॉलिड स्टेट में ही इनका एक्सिस्टेंस होता है, लेकिन सॉल्यूशन की स्टेट में नहीं होता। वो इनका सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में इनका एक्सिस्टेंस माने अस्तित्व होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इन्हें वाटर में सॉल्यूबल करने पर ही अपने कंस्टिट्यूएंट आयन माने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, और ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते। वो एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा काय का, डबल साल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा फिटकरी, और आपका कायनेलाइट KCl.MgCl2.6H2, और इसमें आप कोई भी एक संकुल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसके बाद है, तो अब हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे क्या, IUPAC नाम, जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को आप देख लेंगे, है ना, आपके पास नोट्स भी होंगे, बुक भी होंगी। तो ऐसे ध्यान देना, ये वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देखें, कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें कि इसमें जो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, 2 ऑब्जेक्ट आने हैं ना, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो वो आपके कंप्लीट हो जाए, है ना, 30-35-40 मिनट में। प्रयास हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। अब है इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें पूरे चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों को IUPAC नाम इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मालूम नहीं होता कौन सा कैटायन है, माने कौन सा धनायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है और कौन सा लिगेंड है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया, देखो यहां पर ABCX DY एंड E ये एक सामान्य कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में हमें पहचानना है कौन चीज क्या है, तो आपको पहचानना बता रहा है, अगर आपको पहचानना आ गया तो आपको IUPAC नाम आ गए। सबसे पहले ए है इसमें बेटा कैटायन, हिंदी मीडियम वाले देखें, इसको बोलते हैं हम क्या, धनायन, ठीक है। बी को बोलते आप केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, इसी को आयन बोल देते। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान दे रहे हैं, CMI, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलते। अब COD क्या है, तो COD होते हैं लिगेंड, वो इन्हें हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते, है ना, ध्यान देना। वैसे हिंदी में एक और नाम है इसका संलग्नी, लेकिन संलग्नी नाम फेमस नाम नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते, लिगेंड ही बोलते। और X और Y है लिगेंड की संख्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या। अब अगर आपको ये आ गया तो समझ लो आपके 10-20 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्लियर हो जाएंगे। समन्वयन संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम क्या, CN, ठीक है। अब E होता है क्या, ऋणायन, E क्या है, ऋणायन। अब यहां पर ये एक टिपिकल या प्रारूपी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसमें सभी चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आपको ये प्रयास करना है कि कौन चीज क्या है। हम फिर बोल रहे हैं आपसे, बड़े ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हुई हैं, बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कुछ भी यहां पर लगा होगा तो वो धनायन या कैटायन होगा, बीच में सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, C और D लिगेंड है। लिगेंड जरूरी नहीं है 2 टाइप के हो सकता है एक ही टाइप का लिगेंड हो सकता है 2 टाइप के हो, 3 टाइप के हो, आगे हमको एग्जाम्पल से बताएंगे आपको।
फिर इसमें एक्स और वाई लिगेंड की संख्या है, एक्स वाई से हमने यहां पर डिनोट किया है, इसको हम बोलते हैं समन्वयन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और ई है ऋणायन। अब यहां पर क्या ध्यान देना आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या तो ऋणायन होगा, गौर से सुनना, या फिर धनायन होगा, दोनों नहीं लगे होंगे, समझ रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड में आगे धनायन लगा है तो पीछे ऋणायन नहीं लगा होगा, और अगर पीछे ऋणायन लगा है तो धनायन नहीं लगा होगा आगे। अब अगर आगे धनायन लगा है वैसे पानी में घोलेंगे तो ब्रैकेट पे ऋण आवेश आ जाएगा, माने अगर आगे कैटायन लगा है तो ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर पीछे एनायन लगा है तो ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में नहीं आया है तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इतना आप ध्यान कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे लिख लें। फिर हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता, तो सबसे पहले नाम लिखा जाता कैटायन का, ठीक है, यदि कैटायन हो तो, अगर नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट जो नाम लिखेंगे वो लिख लेंगे। दूसरे पे सबसे दूसरा नाम लिखा जाता है फिर समन्वयन संख्या का। समन्वयन संख्या के लिए लिगेंड में कितनी लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं उनको लिखा जाता है। तो अगर आपको ध्यान दें कि अगर 2 लिगेंड लगे हैं तो आपने पढ़े होंगे 2 लिगेंड लगे हैं तो डाई, 3 लिगेंड लगे हैं तो ट्राई, 4 लिगेंड लगे हैं तो टेट्रा, 5 लगे हैं तो पेंटा, 6 लगे हैं तो हेक्सा शब्द का प्रयोग करना है आपको ध्यान से। उसके बाद लिखना है हमें लिगेंड का नेम। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, क्या लिखना है, लिगेंड का नेम। वो यदि लिगेंड कैसा है, यदि लिगेंड नेगेटिव है तो हमें बाद में ओ शब्द का उच्चारण करना है, ध्यान देना है आपको। यदि लिगेंड नेगेटिव है तो नाम के बाद में आप ओ लगाएंगे। हम जितने भी कंपाउंड के नाम लिखेंगे बीच बीच में आपको बताते जाएंगे, यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि यदि लिगेंड Cl है तो इसको हम क्लोरो लिखेंगे, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ओ लगा देंगे बाद में। अगर लिगेंड ब्रोमीन है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, अगर लिगेंड Cn है तो इसको लिखेंगे हम साइनो, ठीक है। तो नेगेटिव लिगेंड जैसे सल्फेट लगा तो उसको बोलेंगे हम सल्फेटो, ठीक है, ये ध्यान देना है। लिगेंड का जब आप नाम लिखेंगे तो यदि 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं तो उनको हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे, A to B, माने जिस लिगेंड का नाम A से आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, B से आ रहा उसको बाद में, C से आ रहा उसको और बाद में। हिंदी मीडियम माने हिंदी मीडियम बताएंगे वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप केंद्रीय धातु परमाणु का नियम, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट, ठीक है। अब यदि मेटल ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप नाम लिख रहे हैं, यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम पड़ती, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम अगर आप लिख रहे हैं जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आगे धनायन लगा है, जैसे इसमें ही लगा है, तो ऐसे मेटल के नाम के बाद में हम 8 वर्ड का यूज करेंगे। वो जब हम आपको लिखना बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या लगाएंगे हम 8 वर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप सबसे बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। तो उसके बाद लिखेंगे आप 5 एनायन का नेम, मेटलियम, मेटलियम के बाद 5 पे वैसे यहां पर लग सकते हैं आप क्या, 5 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और 6 पे लिखेंगे आप एनायन का नाम यदि हो तो। जैसे आगे धनायन लगा है, धनायन का नाम लिखा तो पीछे ऋणायन का नाम नहीं आएगा क्योंकि ऋणायन आपको लगा ही नहीं मिलेगा। हम आपको 1-2 एग्जांपल से बता रहे हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम नाम लिखने के लिए करते हैं, पहले क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम कैटायन नेम, ये आप कॉपी पे लिख लें। कैटायन नेम के बाद क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, माने लिगेंड की समन्वयन संख्या, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। फिर इसके बाद लिखेंगे आप लिगेंड नेम, ये फॉर्मूला हमने बनाया है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। लिगेंड नेम लिखना है कैसा, अल्फाबेटिकल वर्णमाला क्रम में, ठीक है। लिगेंड नेम लिखने के बाद लिखेंगे फिर आप क्या, मेटल नेम, मेटल नेम माने सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम CMI भी बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, CMA की। तो इसके बाद लिखेंगे आप क्या, एनायन नेम यदि हो तो। अगर आगे कैटायन नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयन संख्या लिखना शुरू करेंगे, फिर लिगेंड का नेम लिखेंगे।
फिर मेटल एटम का नेम लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर एनायन नेम लिखेंगे। और यदि आगे कैटायन नेम है तो पीछे आपको एनायन लगा नहीं मिलेगा, तो ये एनायन नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको इन चीजों को आपको ध्यान देना है। यदि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप IUPAC नाम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिख रहे हैं, है ना, जिसको आप गौर से देखना। सबसे पहले का नाम जो कई बार MP बोर्ड में आया है, कई बार, ये दो हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक कभी कभी आ जाता है। बेसिकली वैसे जब 4-4, 5-5 आते थे तब एक तो जरूर आता था, तो इसलिए आप उस पर ध्यान देना। दो हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। ठीक है, दोनों में से कोई पूछ ले। तो देखो, सबसे पहला लिखा हमने K4FeCN6 ये लिखा। तो हमने बताया था आपको, इसमें आगे कैटायन लगा है, माना धनायन लगा है, तो देखो पीछे धनायन नहीं लगा। तो जब आप धनायन का नाम लिखेंगे, कैटायन नेम लिखे, तो जैसा धनायन है वैसा ही नाम लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम। इसके बाद लिखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, किसकी? लिगेंड की। तो CN क्या हो गया? लिगेंड। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि सर हम समझ नहीं पाते कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। ध्यान करना आप, बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में जो होगा वो कैटायन होगा, उस बड़े ब्रैकेट के तुरंत बाद मेटल लिखा होता। ठीक है, और मेटल के बाद जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो सभी क्या होंगी? लिगेंड। और बड़े ब्रैकेट के बाद में जो भी लिखा हो वो होगा एनायन। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया पोटेशियम। अब कितने लिगेंड हैं? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब साइनो क्यों लगाया? हमने क्या बताया था आपको कि CN लिगेंड नेगेटिव है। अब बच्चों को यहां प्रॉब्लम पड़ जाती कि सर नेगेटिव लिगेंड कौन है, पॉजिटिव लिगेंड कौन है। तो आपको बुक में टेबल मिल जाएगी, उसमें से आप पता लगा लें। फिर भी आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा लिखा है CN, ऐसा लिखा है SO4, ठीक है, ऐसा लिखा है CO3, ऐसा लिखा है NO3, है ना, ऐसा लिखा है Cl, और आपको मालूम ना हो कि उन पे चार्ज क्या है ना, वो ये लिगेंड नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है H। अगर आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन जोड़ने से इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो आप समझ लें कि ये नेगेटिव लिगेंड है। देखना, जैसे हमने इसमें H को जोड़ा CN में, तो बन गया HCN। सबको मालूम है H पर पॉजिटिव चार्ज होता है और टोटल ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है? कंपाउंड की 0 होती है। तो H पे पॉजिटिव हो गया, CN पे नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि CN एक नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, जिस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर आपको SO4 की वैलेंसी नहीं मालूम तो एक H जोड़ेंगे तो बनेगा HSO4। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, कभी नहीं होगा, होता ही नहीं है। हाँ, आपने ये पढ़ा होगा H2SO4, तो 2H लग गया, तो 2H पे 2 पॉजिटिव हो गया, तो SO4 पे क्या हो गया? 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब है सल्फेट लिगेंड पे 2 नेगेटिव है। आपने पढ़ा होगा कार्बोनिक एसिड, इसमें भी 2H लगे होते, तो 2H पे 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो CO3 पर 2 नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कार्बोनेट। ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट में आपने पढ़ा होगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, तो NO3 पे H पे एक पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, NO3 पे एक नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है सूत्र HCl, सबने पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस पे भी क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव। तो हमने आपको बताया था कि यदि लिगेंड नेगेटिव है तो आप H लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे भी अधिकतर हम लोगों को फॉर्मूला याद होते हैं, अधिकतर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो आप H लगाएंगे, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो वो लिगेंड कैसा है? नेगेटिव। वो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने चार्ज हैं। अगर 2 H लग रहे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, है ना, अगर 1 H लग रहा है तो 1 नेगेटिव। अब यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये सभी लिगेंड कैसे हैं? नेगेटिव हैं। देखो सभी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इस लिगेंड के नाम के बाद में हम O का उच्चारण करेंगे, O। ठीक है, जैसे CN को लिखेंगे हम साइनो, इसका नाम है सल्फेट, तो इसको लिखेंगे हम सल्फेटो। CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। NO3 का नाम होता है नाइट्रेटो, और Cl का क्लोरो। इस टाइप से आप नाम लिखेंगे। तो पोटेशियम, अब हमने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सासाइनो। और हमने क्या बताया था कि आप जब मेटल का नेम लिखेंगे तो मेटल के नेम के बाद में 8 लगाएंगे। अब ये कंडीशन बच्चे भूल जाते, कब 8 लगाना है, कब 8 नहीं लगाना। तो देखो बेटा, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दे दो। अगर आगे धनायन लगा तो हमें मेटल के नाम के बाद में 8 लगाना। एक्चुअल में होता क्या है कि 8 हम तब लगाते हैं जब किसी स्पीसीज में
यानी किसी जाति में नेगेटिव चार्ज लगा हो। तो अगर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को गौर करना अच्छी तरह से, वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो ये 4K पॉजिटिव देगा, 4K पे 4 पॉजिटिव हो गए, तो बड़े ब्रैकेट पे कितने नेगेटिव आएंगे बेटा, FeCN6, 4K के 4 पॉजिटिव निकला, देखो ऐसे समझो 4K है ना, तो 1K पॉजिटिव, 1K पॉजिटिव, 1K पॉजिटिव, 1K पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव कितने हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए। तो अब ये टोटल तो कैसा है, उदासीन है ना, न्यूट्रल है, तो इस पे हो जाएंगे 4 नेगेटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखेंगे आप, तो नाम के बाद में 8 लगाते, क्योंकि नेगेटिव स्पीसीज में केमिस्ट्री में नियम है 8 लगाते, और पॉजिटिव स्पीसीज में ईएम लगाते, ईएम IUM। जैसे मेटल होती तो सभी मेटल पॉजिटिव चार्ज होती, तो उनके नाम के बाद में हम ईएम लगाते, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिकतर। तो उसी प्रकार से जो नेगेटिव स्पीसीज होती है उनके नाम के बाद में 8 लगाते। अगर आपको ध्यान हो तो देखो, इसे बोलते हम CH3COO सिंगल नेगेटिव, एसीटेट अभी लिखाया था हमने, SO4, सल्फेट, कार्बोनेट, सबके नाम के बाद में 8 आ रहा है। तो आपको यहां क्या करना है कि यदि, फिर सुनना, यदि आगे पॉजिटिव आयन लगा है तो ऐसे मेटल के नेम में 8 लगाएंगे, क्योंकि जब आगे पॉजिटिव लगा होगा तो उसके ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम मेटल के नाम के बाद में 8 लगाएंगे, और मेटल का नेम साइंटिफिकल नेम लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं लैटिन नेम। और लैटिन नेम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो हम आपको बता दे रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन नेम होता है इसका आयरन, लेकिन इसका लैटिन नेम है फेरियम, तो इसमें लगाएंगे 8 से बन जाएगा फेरेट। माने जिन मेटल्स के नेम लैटिन में हैं, आपने गौर किया होगा, जैसे अगर आयरन होता इसका लैटिन नेम, तो इसका जो सिंबल होता, प्रतीक होता, IR होना चाहिए, है ना, आयरन के लिए। इसका सही नाम, वैज्ञानिक नाम है फेरियम, इसलिए इसे Fe नोट कहते। तो आपकी पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे देखना सोडियम, सोडियम का SO होना चाहिए, Na होता, क्योंकि इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। तो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद ये लिख के बता रहे हैं कौन सी मेटल के नाम के बाद में 8 लगाएंगे तो क्या क्या नाम हो जाएंगे। मोस्टली आपको 8-10 मेटल पर ध्यान देना है, सो आपका नाम क्लियर हो जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, Fe का नाम लिखेंगे तो Fe का नाम हो जाएगा फेरेट। ठीक है, अब निकालना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चे बोलते सर ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ध्यान दिए रहे हैं, ये क्षार धातु का सदस्य है, एल्कली मेटल का, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है पोटेशियम के। तो एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव होता, तो 4 पोटेशियम कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपको जब पेपर देने जाएं आप, तो पीछे रफ कॉपी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करिए। CN पे देखो अभी लगा था SCN, 1 नेगेटिव होता, तो कितने CN है, 6 नेगेटिव, तो इस पे हो जाएंगे 6 नेगेटिव। अब पूरा संकुल कैसा है, विद्युत का उदासीन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो हमें क्या करना है, जितने पॉजिटिव चार्ज है और जितने नेगेटिव चार्ज है, हम इन दोनों को इक्वल करना है। तो 6 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, कितने कम पड़ रहे हैं। अगर हम इस पे Fe पे 2 पॉजिटिव लगा देंगे तो देखो पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया, 4 प्लस और 2 प्लस इक्वल टू 6 प्लस और 6 नेगेटिव। इसका मतलब है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो यहां पर फेरेट के आगे लिख देंगे हम सेकंड। ये जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ये किस में लिखनी है, रोमन गिनती में लिखनी है, वो स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखनी है। हमें ये नहीं लिखना कि +2, हमें साइन नहीं लगाना, ध्यान देना, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही पॉजिटिव में निकलेगी। तो आपको सीधा सेकंड लिख देना, थर्ड लिख देना, फोर्थ लिख देना। और अगर किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो आपको बाकायदा 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका नाम सेकंड। अब देखते हैं इसका छोटा भाई। छोटा भाई है K3FeCN6। नेम में कोई चेंज नहीं करेंगे, ध्यान देना, नेम में कोई नहीं। आपको ये नहीं लिखना ट्राई पोटेशियम, वो तो 3 पोटेशियम लगे हैं या 4 पोटेशियम लगे हैं, ये बता देगा कौन, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए हमें आयन के आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना। अब देखना इसका नाम लिखेंगे हम पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। CN जहां कितना 6 है तो हेक्सा, CN का नाम साइनो, क्योंकि नेगेटिव लेगेंड है, नेगेटिव लेगेंड का नाम क्या होता, साइनो। Fe में फिर से 8 लगाएंगे क्योंकि आगे कैटायन लगा है, तो ये हो जाएगा फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है,
गौर करना, यहां पर 3K लगे हैं तो 3K पर 3 पॉजिटिव होंगे, Cn पे 6 हैं, Cn एक Cn पे 1 नेगेटिव तो 6 Cn पे 6 नेगेटिव। अब जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही संख्या में पॉजिटिव चार्ज करना है। 3 पॉजिटिव तो हैं, अब कितने पॉजिटिव कम पड़ रहे हैं, तो 3 और 3 6, 3 पॉजिटिव कम पड़ रहे हैं तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई, +3 हो गई। तो यहां पर लिखेंगे हम फेरेट-थाइन, ये स्मॉल ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देंगे। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम। हमने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। वो एक बात तो देना है ध्यान कि अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आप हिंदी में लिखें, एक बात। दूसरी बात, इनके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, पूरा नाम सडनली लिखते चले जाना है, ठीक है, एक बार में। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से और नाम बन सकते हैं। जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, आप अगर K निकाल लें या 3K ये निकाल लें तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बात बेटा फिर से ध्यान देना, जब आप नाम लिखेंगे तो ये 3 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ये नहीं चढ़ाना है ऊपर, ये तो रफ कॉपी पे मेंटेन करेगी, आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए हमने आपको बताया है, इनको नहीं चढ़ाना है। आप ध्यान देना अच्छी तरह से, पेपर में जब कॉपी पे आप लिखेंगे तब आप रफ कॉपी पे ऐसे बैलेंस करके ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आगे इनके कंपाउंड के नाम। अब बेटा ध्यान देना है आपको कि इन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 2 और कंपाउंड बन जाएंगे। देखना, यदि आप इसको पानी में घोल लें, गौर करना, हम इसको पानी में घोल रहे हैं तो जल में घोलेंगे तो हमने क्या बताया था अभी आपको, बड़े ब्रैकेट के जो अंदर एटम है वो बाहर नहीं टूटते, क्योंकि इनके Fe और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड होता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, K टूट जाता। तो देखो जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या कह देगा, हमने अभी आपको समझाया था, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 कितने नेगेटिव आ जाएंगे इस पे, K कितने हैं फिर समझ लो आप, K कितने हैं, 4 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, और टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो आप दिमाग लगाओ, 4 पॉजिटिव चार्ज हैं तो ब्रैकेट पर 4 नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो बच्चों को कई बार पेपर में वो ऐसे लिख के दे, देखो ये नहीं लिखा मिलेगा, ये नहीं लिखा, इसका नाम लिखें, ठीक है। तो अब बेटा इसका नाम कैसे लिखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर इस पर 4 नेगेटिव आ गए, आपने बताया था कि अगर आगे कैटायन लगा है तो मेटल के नाम के बाद में 8 लगाएंगे। तो बेटा ये ध्यान दो, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसे वाटर में सॉल्युबल नहीं किया गया, इसे पानी में घोला नहीं गया, इसे पानी में घोल दिया गया। तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी व्यक्ति का नाम विजय कुमार है, ठीक है, उसका एक पैर कट जाए बाद में तो उसका नाम विजय कुमार रहेगा, है ना। हाँ, नाम के बाद में विकलांग जरूर लिख जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर ये विकलांग हो गया, यहाँ से K हट गया तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल K का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, जब हम धनायन नहीं लिखेंगे तो सीधा फिर लिखेंगे क्या, समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। तो ये नाम हो जाएगा इसका हेक्सासाइनो। अब बच्चे बोलते कि सर Fe में क्या 8 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे 8, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है और इसके ब्रैकेट ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है। तो हेक्सासाइनो फेरेट। अब देखो बच्चे बोलते सर ऑक्सीजन स्टेट निकालने में यहां पर दिक्कत हो जाती है, हमें आयन की नहीं निकाल पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, Cn पे देखो आप, Cn पे कितने नेगेटिव हैं, एक Cn पे 1 नेगेटिव, 6 Cn पे कितने नेगेटिव हैं, 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव के बाद 4 नेगेटिव बाहर हैं, इसका मतलब हुआ कि 6 नेगेटिव चार्ज में से 4 नेगेटिव चार्ज इसके पास बचे रह गए। तो अंदर कितने नेगेटिव चार्ज हो गए, 2। तो 2 नेगेटिव चार्ज को कितने पॉजिटिव कर देंगे कैंसिल, 2 पॉजिटिव कर देंगे। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, हम फिर बता रहे हैं आपको, देखो गौर करना आप, FeCN होल 6, गौर करें अच्छी तरह से, गौर करें, 4 नेगेटिव। तो देखो Cn पर 6 नेगेटिव है तो ये हो गया 6 नेगेटिव, लेकिन उदासीन होने के बाद 4 नेगेटिव अभी बचे हैं। यहां तो ये पूरा उदासीन था, इस पे 4 नेगेटिव अभी बचे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 6 नेगेटिव थे, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव हो गया Cn पे। तो इसके बाद 4 नेगेटिव बचे हैं, तो ये 4 नेगेटिव हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बाहर हैं। तो कितने नेगेटिव बचे अंदर, 2 नेगेटिव। तो Fe पे कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। समझ में आया। तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि 6 नेगेटिव थे, अभी उदासीन नहीं हुआ, 6 नेगेटिव में से 4 नेगेटिव बचे हैं, उदासीन होने के पहले ही बचे हैं 4 नेगेटिव। तो अंदर कितने नेगेटिव बचे, 2 नेगेटिव। तो उन 2 नेगेटिव को उदासीन कितने किया होगा, 2 पॉजिटिव ने। देखो 2 पॉजिटिव ने 2 नेगेटिव को उदासीन कर दिया, वो जो 4 नेगेटिव बचे हैं ये बाहर आपके हैं। तो क्या किया करें, जितने टोटल नेगेटिव चार्ज हैं उसमें से जो बाहर बचे
उनको छोड़ के जो अंदर बचे उनको मेटल से बैलेंस कर लिया करे। तो ये निकला है हेक्सासाइनोफेरेट, देखो वही ऑक्सीजन स्टेट निकलेगी जो उसकी निकली थी, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब क्या करना कि नाम, जैसे कोई व्यक्ति का पहले नाम विजय कुमार अभी बताया हमने आपको, बाद में विकलांग हो जाए तो बाद में लिख दे विजय कुमार विकलांग, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लग गया, आयन लग गया। तो अब नाम के आगे, नाम के बाद में आयन लग जाएगा, बस इतना चेंज हो जाएगा। अब चाहे पॉजिटिव आयन लगा हो चाहे नेगेटिव, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन एक। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़े तो हम आगे आपको बताने वाले हैं किस टाइप से आप एनायन और कैटायन को बैलेंस कर लेंगे। कई बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि सारे 4 नेगेटिव आयन बने तो हम ऑक्सीजन स्टेट नहीं निकाल पाते। तो ये ध्यान किया करें, कॉपी पे, रफ कॉपी पे पीछे कॉम्प्लेक्स को लिखा करें, यहाँ लिख लिया, जैसे अपन ये लिख दिया, लिखाइए पहले से, वो इस पे लगे हैं 4 नेगेटिव। पहली विधि से समझ में नहीं आ रहा तो कितने नेगेटिव लगे, 4 नेगेटिव। तो क्या किया करें, 4 नेगेटिव को उदासीन करने के लिए कितने धन लगेंगे, 4, तो आगे के 4 लगा दिया करें। अब इसको मिटा दिया करें, अब ये बैलेंस हो गया। तो 4 के पे 4 पॉजिटिव, CN पे 6 नेगेटिव, तो Fe पे 2 पॉजिटिव, बैलेंस हो गए आपके पास ये है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ये काम रफ कॉपी पे करना है। और फिर Fe की ऑक्सीजन कितनी निकली, 2 निकली, इसको लिख देना है। जितने भी आयन हैं उतने धन 4 लगाना है आपको। अगर 3 ऋण आयन हैं तो 3 K3 लगा देंगे, 4 ऋण आयन है तो K3, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, इसको अगर आप वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो K पे कितने पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, तो ब्रैकेट पे कितने नेगेटिव आएंगे, 3 नेगेटिव। पूरा करना, FeCN6 3 नेगेटिव। अब ये 3 नेगेटिव बेटा क्यों आ गए, बोलो, इसलिए आ गया कि 3 कोई पॉजिटिव को पानी में घोल दिया तो 3 की अलग हो गए इससे, ये आयनिक संकुल बना। अब कौन सा संकुल है, ऋणायनिक संकुल, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका नाम लिखेंगे, कोई नाम में चेंज नहीं करेंगे, केवल आगे पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम नहीं लगा, वो यहां से शुरू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट। अब ऑक्सीजन स्टेट फिर प्रॉब्लम आ गई, तो हमने क्या कहा, CN पे 6 नेगेटिव हैं, 6 नेगेटिव में से 3 नेगेटिव बाहर निकल गए, अंदर कितने नेगेटिव बचे, 3 नेगेटिव, तो Fe पे 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव कैंसिल हो गए, जो 3 नेगेटिव यहाँ के बचे वो बाहर लिख रहे हैं क्योंकि नेट चार्ज लिखते हैं हम बाहर। तो क्या हो गया, फेरेट थर्ड आयन जरूर लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लेना है आपको एक चीज की कि कब 8 लगाएंगे मेटल के नाम के बाद में। तो 2 परिस्थितियां हैं, यदि लेफ्ट साइड में क्या लगा है, धनायन लगा है, माने बड़े ब्रैकेट के नाम की इस साइड धनायन लगा है, तो भी हम क्या लगाएंगे, मेटल के नाम के बाद में 8 लगाएंगे। और यदि बड़े कोष्टक पर, माने बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े कोष्टक पर क्या लगा है, ऋणावेश लगा है, माने नेगेटिव चार्ज लगा है, तब भी हम क्या लगाएंगे, 8। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो, कभी भी नाम गलत नहीं होगा। हमें मेटल के नाम के बाद में कब 8 लगाना है, यदि लेफ्ट साइड में धनायन है, लेफ्ट साइड में ही होता है धनायन हमेशा, यहां कुछ लगा है तो मेटल के नाम के बाद में 8 लगाना है। ध्यान देना, बुक्स में और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में कई जगह गलतियां हैं, है ना, तो आप उनको गौर कर लेना। और यदि ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज लगा है, देखो तो यहां भी हमने क्या लगाया, 8, तो ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो तो 8 लगाना है। अब इसके बाद हम और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको समझा रहे हैं। अब लेके आए हैं हम दूसरा संकुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या ये होती है बच्चों को कि सर हमें ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड के बारे में जानकारी नहीं। तो देखो बेटा, यदि कोई यौगिक जहां का तहां आ जाए तो वो उदासीन लिगेंड है। जैसे देखना AH2O फॉर्मूला होता है, इसमें तो कोई आवेश होता नहीं, टोटल चार्ज है, तो ये कैसा लिगेंड है, उदासीन। उदासीन लिगेंड का नाम सीधा सीधा लैटिन में लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। NH3 ये भी एक उदासीन लिगेंड है, इसको बोलते हैं हम अमीन या एमीन, हिंदी में बोल देते एमीन या अमीन, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ध्यान दिए ना, ये C बड़ा है वो छोटा है, कोबाल्ट है ना, ये पूरा तत्व है एक, और ये कार्बन इसमें अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। वो इसका लैटिन में नाम है कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल। और एक और लिगेंड होता है उदासीन, इथिलीन डाइएमीन, हम आपको आगे बताएंगे। इथिलीन डाइएमीन ये भी कैसा लिगेंड है, उदासीन। इतने लिगेंड आपको ध्यान करना है कि उदासीन लिगेंड होते हैं। उदासीन लिगेंड पर कौन सा आवेश होता है, 0 चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए इस पर हम 0 चार्ज कह देंगे।
क्लियर? तो 6 हैं, 6 के पहले 6 जीरो हैं। अब हमें क्या करना है, मालूम है हमें कि Cl नेगेटिव है, अभी बताया था हमने कि HCl बनता फॉर्मूला, तो H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो 3Cl पे 3 नेगेटिव। टोटल बैलेंस करेंगे, कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात ध्यान देनी है हमें कि आगे कोई मेटल नहीं लगी है, तो हम धातु के नाम के बाद में 8 नहीं लगाएंगे, सीधा नाम लिख देंगे। जो नाम होता है इसका नाम होता है कोबाल्ट। लेकिन यदि आगे धनायन लगा होता तो इसका नाम होता फिर कोबाल्टेट। नाम के बाद में क्या लगा देते, 8। तो सबसे पहले अब धनायन नहीं है, तो धनायन नहीं है तो फिर लिखेंगे हम क्या, समन्वयन संख्या। हमें मालूम है, हमने वीडियो शुरू किया था तो उस टाइम आप कॉपी पे लिख लिया करिए, जो हमने नाम लिखाए थे कैसे लिखना है, तो उससे ध्यान बना रहता। ठीक है, आप कॉपी पे लिख लिया करिए। तो कितने अमीन है, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे मेटल का नाम, तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं, हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी लिख ली, +3, तो रोमन में ऑक्सीजन स्टेट थर्ड। फिर बाद में लिखते हम एनायन का नाम। ध्यान देना, धनायन का नाम और ऋणायन का नाम, जब इनका नाम लिखते तो इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कहते, जैसा होता वैसे ही लिख देते। ठीक है, धनायन को लिख देते हम पोटेशियम, इसको लिखेंगे हम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोराइड। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही क्लोरीन यदि अंदर चली जाए तो फिर बन जाएगी वो लिगेंड। बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु के तुरंत बाद होती है लिगेंड, तो तब बन जाएगी वो लिगेंड। तो लिगेंड के नाम में लगाएंगे फिर हम O का उच्चारण, क्योंकि कैसी है, नेगेटिव है। अब हम आपको बता रहा है, इसी से एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। देखो, यदि ये लिखा आपने CONH3 का होल 5ClCl2, तो देखो बेटा यहाँ पर क्लोरीन जहां की तहां है। अब 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन इसके अंदर चली गई, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गई, तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गई। अब ये क्या बन गई, लिगेंड बन गई। हमने आपको बताया था बड़े ब्रैकेट के तुरंत बाद होता है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद जितने भी होते हैं लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो अमोनिया है, कितने हैं 5, एक क्लोरीन है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसका नाम जब लिखेंगे तो इसका कैसा नाम लिखेंगे, वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम नाम अमीन का, क्योंकि ए से शुरू होता है, फिर लिखेंगे हम क्लोरीन का। इसका नाम हो जाएगा पेंटा अमीन क्लोरो, ये लिगेंड के रूप में लिख दिया। अमीन पहले इसलिए लिख दिया कि ए से शुरू हुआ वर्णमाला क्रम में, क्लोरीन सी से शुरू हुआ, तो पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब आपको देखना है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 Cl पे 2 नेगेटिव होंगे, 1 Cl पे 1 नेगेटिव। ध्यान देना, चाहे एनायन के रूप में लगा हो चाहे लिगेंड के रूप में लगा हो, आपको ऑक्सीजन अवस्था बैलेंस करनी है। तो कोबाल्ट पे क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट थर्ड। बाद में Cl लगी हैं, तो नाम लिखेंगे हम क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, क्लोराइड। अब आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, देखो बेटा, आप अपने मन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि समन्वय संख्या फिक्स होती है। कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है, तो कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए हमने क्या किया, 1 अमोनिया कम कर दिया। देखो 5 अमोनिया हो गए, 1 Cl, तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या भी कितनी हो गई, यहां पर जहां की था 6 है। इसका हम एक और छोटा भाई बना सकते हैं। देखो CO, अगर हम NH3 एक कम कर दें, NH3 का होल 4 Cl2 अंदर कर दें और 1 Cl बाहर, तो नाम में क्या अंतर आएगा इसमें। अब यहां पर 1 क्लोरीन थी, तो हमने सीधा क्लोरो लिखा, 1 के लिए मोनो नहीं लिखते, ध्यान करना है। 2 से शुरू होता, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो इसका नाम होगा, सबसे पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे हम अमीन, तो नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई क्लोरो। ठीक है, फिर लिखेंगे मेटल का नाम कोबाल्ट। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन में, तो Cl पर नेगेटिव, Cl पर 2 नेगेटिव, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट थर्ड। और बाद में Cl का नाम जरूर लिखेंगे, ये ऑक्सीजन अवस्था में बताया था आपको, रफ कॉपी में बैलेंस किया करें, थर्ड क्लोराइड। अब यदि इन्हीं संकुलों को पानी में घोल दिया जाए तो इनके आयन बन जाते हैं, पेपर में आयन के नाम भी आ जाते हैं। तो हमने आयन का नाम भी आपको बता दिया है कि आयन का नाम कैसे बनाएंगे आप। आयन के नाम के बाद में आप आयन लगा देंगे, चाहे उस पर धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। तो देखो इसका आयन बना रहे हैं हम, उसका नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट के पीछे से 3 Cl हटा देंगे, Cl पे 3 नेगेटिव है, तो ब्रैकेट पे कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना। तो हम Cl3 हटा देते हैं, देखो तो क्या बन जाएगा, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब बच्चे बोलते सर ऑक्सीजन स्टेट में फिर दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन अवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 है, तो ये जो 3 पॉजिटिव है ये कोबाल्ट की है,
क्योंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर लिखी होती है वो नेट ऑक्सीकरण अवस्था लिखी होती है उदासीन होने के बाद, अर्थात लिगैंड, ऋणायन, धनायन जितने भी आयन हैं सभी से जो उदासीन होने के बाद ऑक्सीकरण अवस्था बचती है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, इसे हम नेट ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। नहीं तो आपके पास दूसरा विकल्प है। क्या विकल्प है? हमने अभी बताया था जितने धनायन लगे हैं पीछे उतने ही ऋणायन लगा दो संख्या में, Cl3। तो Cl3 पे कितने ऋण हो जाएंगे? 3 ऋण। इनको मिटा दो, फिर Cl पे 3 नेगेटिव, इस पे 0 तो इस पे 3 पॉजिटिव। कुल मिला के सीधा सा सिस्टम बनाना है कि किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर ऋणावेश लगे हैं तो आगे लेफ्ट साइड में उतने धनायन लगा दो, उतनी ही संख्या में धनायन के रूप में आप क्या लगा दो? K लगा दो, पोटेशियम। और अगर किसी पे धनावेश लगा है तो उतनी ही संख्या में ऋणायन लगा दो, Cl। ये सब काम करना कहाँ है? रफ कॉपी पे। भूल कर भी आप उस कॉपी पे मत करना, मेन कॉपी पे नहीं करना है ना। अब इसका लगना है हमें नाम। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी कितनी हो गई? +3। इसी के घोलने से बनी तो वैसे ही नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट थायड। नाम के बाद में लिख देंगे हम आयन। क्या लिख देंगे हम नाम के बाद? आयन। अब है नेक्स्ट, इसका आयन बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद है इसका आयन का, आप इसको आयन के रूप में परिवर्तित करें तो इसको आयन के रूप में बदल लेंगे तो Cl पर 2 नेगेटिव है तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो क्या नाम हो जाएगा इसका? CO। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CONH3 का होल 5, एक Cl अंदर है ना, बाहर आ जाएगा क्या? आप 2 नेगेटिव हटा रहे हैं है ना, तो 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। यहां पर आपने 3 नेगेटिव, अपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका नाम हो जाएगा क्या? पेंटाअमीन कोबाल्ट सेकेंड, सॉरी पेंटाअमीन, इसके बाद हम एक भूल गए, क्लोरो। वही नाम होगा पेंटाअमीन क्लोरो, क्योंकि इस पे एक लिगेंड और है, क्लोरो थर्ड आयन। अब ये थर्ड कैसे आ गया? तो यहां पर कोबाल्ट पे धन 3 ऑक्सीजन अवस्था थी जिसमें 2 पॉजिटिव बाहर हैं, तो 2 पॉजिटिव निकल गई यहां बाहर। एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव में क्या कह दिया? कैंसिल। तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई? थर्ड पॉजिटिव। या फिर आप ये करो कि बाहर उतने ही Cl नेगेटिव लगा दो। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा वाला। इसको अगर आपने पानी में घुला तो क्या बनेगा? इस पर Cl नेगेटिव 1 लगा है तो क्या बनेगा? CONH3 का होल 4 Cl2, इस पे 1 आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन अवस्था बेटा वही निकलनी है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम टेट्राअमीन। बहुत गौर से देखना, आपके बुक में भी गलतियां होती हैं। टेट्राअमीन डाइक्लोरो है ना, ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकलती है यहां पर? थर्ड। तो डाइक्लोरो थर्ड, बाद में लगा देंगे हम आयन। अगर ऑक्सीजन अवस्था आप निकालना भूल जाए तो फिर देखें Cl पे 2 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट पे कितनी पॉजिटिव होंगी? 2 पॉजिटिव तो होंगे ही, 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल। अब इसके बाद एक पॉजिटिव देखो बाहर निकला है तो इसका मतलब हुआ कितने पॉजिटिव होंगे? 3 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। एक पॉजिटिव है जिसको हम बोलते हैं नेट चार्ज, वो संकुल के ऊपर आ जाएगा। वही ध्यान देना है। फिर बार बार बोल रहे हैं आप सेम के अगर आयन के रूप में नाम आता है IUPAC लिखना तो ऑक्सीजन अवस्था के बाद में आयन लगाना है, चाहे वो धनायन लिखा हो यहां पर चाहे ऋणायन लगा हो, ठीक है। इसके बाद देखो हम और भी कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं। तो देखो बेटा अब लेके आए हम HgI 2 नेगेटिव। अब यहां पर दिमाग आपने डायरेक्ट नेगेटिव लिख के दिया है आपको ताकि ये प्रयास हो जाए आपको कि कैसे आपको ऑक्सीजन अवस्था बैलेंस करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको 2 तरीके बताए थे। यहां लगी है आयोडीन, तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्लियर है मालूम। एक आयोडीन पे 1 नेगेटिव होता है क्योंकि ये हेलोजन परिवार का है, तो 4 आयोडीन पे 4 नेगेटिव होंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था बैलेंस करने के 2 तरीके, अच्छी तरह देखो, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। 4 आयोडीन पे है 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव अभी इसके पास बचा है, तो अंदर कितने नेगेटिव होंगे? 2 नेगेटिव। तो मरकरी पे आ जाएंगे 2 पॉजिटिव, माने आयोडीन पे 4 ही नेगेटिव हैं लेकिन 2 नेगेटिव अभी बचे हैं उदासीन होने के बाद। तो अंदाज लगाओ आप, 4 में से 2 उदासीन हो गए, तो 2 किसने उदासीन किए? मरकरी ने। एक दूसरा आप कॉपी के पीछे लिख देना रफ कार हेतु, ठीक है, और इस संकुल को लिख दिया ऐसा HgI 2 नेगेटिव। तो हमने क्या बताया था? अगर संकुल के ऊपर नेगेटिव लगे हैं तो अपोजिट चार्ज लगाएंगे। नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। तो आगे उतनी ही संख्या में K लगा दो। अब ये चार्ज हटा दो, बैलेंस हो गया। तो 2K पे 2 पॉजिटिव, I पे 4 नेगेटिव, तो Hg पे 2 पॉजिटिव, क्लियर। इससे निकाल दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है ना, गरीबों का तरीका सबसे बढ़िया ये है, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं।
अब हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि यदि आगे धनायन लग जाए या फिर ब्रैकेट पे ऋणावेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे मेटल के नाम के लिखने के बाद में हम क्या लगाते हैं 8। वीडियो के शुरुआत में बताया था, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। थोड़ी सी गलती पे आपका 1 नंबर सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम टेट्रा आयोडो, क्योंकि आयोडीन लिगेंड है तो लिगेंड के नाम के बाद में ओ लगाएंगे, क्योंकि कौन सा लिगेंड है नेगेटिव। तो टेट्रा आयोडो। अब Hg का नाम क्या करेंगे, सीधा मरकरी में क्या लगा देंगे 8, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। ऊपर कौन सा आवेश लगा है नेगेटिव, तो अब चाहे नेगेटिव लगा हो चाहे पॉजिटिव, हम लिखेंगे ऑक्सीजन अवस्था। ऑक्सीजन कितनी है +2, तो मर्क्यूरेट +2 को हम क्या लिखेंगे सेकेंड। यहां पर धन ऋण चार्ज नहीं लगाना, सीधा रोमन में लिख दिया सेकेंड। और देखो आवेश लगा है तो लिख देंगे हम इसको आयन। ठीक है। अब अगर एक नाम और बन जाएगा इसका, देखना इसी का फादर, इसका पिता, आगे लगा दिया अपन ने K2, तो ये लग के बन गया K2HgI4। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होने वाला है ये, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट में कई बार आया, इसको हम नेशनल रिएजेंट बोलते, नेशनल अभिकर्मक। ऑब्जेक्ट में से कई बार प्रश्न पूछा गया है, सही जोड़ी में आता है नेशनल अभिकर्मक क्या है, तो K2HgI4 क्या बोलते हैं हम नेशनल अभिकर्मक बोलते हैं, ध्यान देना। अब इसका नाम लिखना है तो वही नाम का नियम है, सबसे पहले धनायन का नाम तो पोटेशियम। आप ये ध्यान देना कि अगर धनायन नहीं है तो सीधा फिर आगे का नाम लिखेंगे पोटेशियम है। अब 2 K लगे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। K 2 लगे हैं या 3 लगे हैं, ये कौन बता देगा, ऑक्सीकरण अवस्था बता देगी। तो पोटेशियम, फिर लगेंगे लिगेंड का नाम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, इसमें भी 8 ही लगेगा क्योंकि आगे धनायन लगा है। मर्क्यूरेट, 4 आयोडीन पर 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो मरकरी पे बैलेंस हो गया, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो कितना हो गया मर्क्यूरेट सेकेंड। आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ये तो हमने अभी लगा दिया था बैलेंस करने के लिए। इसको रफ कॉपी पे करना है ना, जितने भी ये काम है अपने सब पे करना है रफ कॉपी पे, आपको तो साफ साफ लगना है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब है इसके बाद और भी कम कॉम्प्लेक्स नंबर है Li, आपने पढ़ा होगा ये LiAlH4, ये भी कई बार पूछा गया है। हम वही कंपाउंड ले रहे हैं जो पूछे गए हैं, ध्यान देना। तो ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ये एक प्रबल अपचायक है, इसको सूत्र के रूप में ऐसा लिखा जाता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको ऐसे रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम धनायन का नाम। यहां पर ये ध्यान देना कि एल्युमिनियम धातु से H लगा है, तो वैसे H पे कौन सा चार्ज होता पॉजिटिव, लेकिन जब H धातु से जुड़ जाता है तो धातु क्या करता है H में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की जगह इलेक्ट्रॉन को H को दे देता है, जिससे H में क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ये लिखा आपने NaH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, तो Na पे पॉजिटिव H पे नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा 11 में, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पर धनावेश भी आ जाता है और ऋणावेश भी, इलेक्ट्रॉन दान भी कर लेता, ग्रहण भी कर लेता। तो यहाँ पर जो H है वो पॉजिटिव के रूप में नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर H नेगेटिव के रूप में है। तो 4 H पे कितने नेगेटिव हो जाएंगे 4 नेगेटिव। Li पे होता है 1 धन, भूल जाओ। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 2,1, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, दान कर देगा तो 1 धन आ जाएगा। लिथियम पे 1 धन, तो एल्युमिनियम पे कितने धन आ जाएंगे 4 ऋण को उदासीन करने के लिए कितने धन चाहिए 4 धन चाहिए, 1 धन तो था 3 धन आ जाएंगे। ठीक है। अब आप जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम। अब लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम पूरा करना टेट्रा, और H के नाम के बाद में O लगाएंगे तो हाइड्राइडो, क्योंकि ये हाइड्राइड कहलाता ना, सोडियम हाइड्राइड इसको बोलते, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइडो। ठीक है। अब लिखेंगे हम धातु का नाम, तो धातु के नाम के बाद में लगाएंगे 8, क्योंकि आगे धनायन लगा है। तो एल्यूमिनियम का 8 क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकाली थी हमने धन 3, एल्यूमिनेट थाइड। अब बेटा अगर इसी को पानी में घोल लें, ठीक है, तो देख लो क्या हो जाएगा। ये मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेते जाना बीच बीच में, कॉपी पे प्रैक्टिस करते जाना, स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नए बच्चे हैं वो कॉपी पे लिखते जाएं, और जो पुराने बच्चे जिनने पहले पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। लिथियम 1 धनावेश हटाया हमने तो ब्रैकेट पर ऋणावेश, तो ब्रैकेट पर ऋणावेश आ जाएगा।
ठीक है, ये पानी में घुला हुआ है, ये कैसा संकुल है, ऋणायनिक संकुल है। तो इसका नाम अब लिथियम नहीं है तो लिथियम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम टेट्रा, पूरा नाम वैसे ही लिखते, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। एट तो लगना ही है, एट तो दो कंडीशन में लगना है, आगे धनायन लगा है, टेट्रा हाइड्राइडो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड आयन, बस यहां क्या लग जाएगा, थर्ड आयन लग जाएगा, ठीक है। तो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो देखो आ जाएगा। अरे हाँ, जल्दबाजी, देखो यहाँ एल आई नहीं लगा तो लिथियम नहीं लिखेंगे, हमने पूरा कॉपी कह दिया, लिथियम लिथियम लिखेंगे टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। अब ऑक्सीजन अवस्था तो वही नियम है, आगे आप के जोड़ दो, यहाँ पे देखो 4H पे 4 नेगेटिव है तो यहाँ लगा दिया हमें 4 नेगेटिव, 1 2 3 4, एक नेगेटिव बाहर है तो इसको हमने मिटा दिया, तो अंदर 3 नेगेटिव है तो एल्युमिनियम पे कितने होंगे 3 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन में 3 पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा और भी संकुल हैं, अब आप लोग तैयारी कर सकते हैं संकुलों की। हम तो आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, तो हमने 2 3 4 क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिए, है ना, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, एडिशन कंपाउंड एक्सेट्रा, और हमने आपको आईयूपीएसी नाम बता दिए। तो बच्चे बोलते सर आईयूपीएसी नाम नहीं करेंगे और कुछ कर लेंगे, बिल्कुल कर लो और कुछ, लेकिन आईयूपीएसी नाम के अलावा जब आप और कुछ करोगे, आईयूपीएसी नाम आपको आ जाएंगे तो और कुछ भी आ जाएगा। मैं कहने का मतलब है, इस अगर आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया तो आपको 10 12 15 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। फिर भी हम 2 4 10 कॉम्प्लेक्स और बता रहे हैं आपको, इसके बाद हम 10 12 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिससे जल्दी रिवाइज हो जाओ। बच्चे घबरा जाते हैं FeCO का होल 5 क्या है, सर ये Fe है, ये कोबाल्ट है। भैया हमने बताया था आपको, कोबाल्ट में C बड़ा होता, O छोटा होता, प्रतीक में सिंबल में पहला अक्षर कैपिटल लिखते, दूसरा अक्षर स्मॉल लिखते, ठीक है। तो ये कोबाल्ट बिल्कुल नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक उदासीन लिगेंड है। हमने अभी आपको नाम लिख के बताया था, CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल, तो इसमें ऑक्सीजन अवस्था शून्य निकलेगी, और Fe को हम फेरेट नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे धना नहीं लगा, सीधा नाम लिखेंगे कॉमन आयरन। आपके पास बुक्स हैं, है ना, बुक्स में देख लें आप, धातु के नाम में जब 8 लगता तो कैसे नाम लिखे जाते, है ना, इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा, ये पूछा जाता पेपर में, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ये 0 0 बटे 0, लेकिन आपको ऑक्सीजन अवस्था लिखनी जरूर है, ऐसा नहीं है कि 0 है तो हम लिखेंगे नहीं, लिखनी पड़ेगी। इसमें निकेल है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, लिगेंड वही है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल है। अगर आगे धनायन लगा होता तो लिख देते निकेलेट, है ना, निकेल 0, ठीक। यहां पर देखें आप NO3 पे 1 नेगेटिव, अब बच्चे भूल जाते हैं NO3, बताया था, इसमें H लगा हुआ NO3 पे तो HNO3 बनता, SO4 भूल रहे तो HSO4 बनाओ, HSO4 होता ही नहीं, H2SO4 होता तो 2H पे 2 धन, SO4 पे 2 ऋण, ऐसे NO3 पे 1 ऋण, तो देखो NO3 पे 1 नेगेटिव लगा दिया, SO4 पे 2 नेगेटिव लगा दिए, अमोनिया पे 0। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हैं, टोटल ऋणायन कितने हैं, 2 1 3, ऋण 3 है तो कोबाल्ट कितने हो जाएंगे, धन 3। अब जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकल लिखेंगे, सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो लिगेंड ABCD में पहले आता है, तो कौन आता है भैया, टेट्रा अमीन, अमीन पहले आता, सल्फेट बाद में आता, सल्फेट का नाम होगा यहां पर O लगा देंगे क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड है, सल्फेटो, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, इसके साथ ही लाइट आ गई, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, सबसे पहले अपन ने टेट्राएमीन इसका नाम लिखा, फिर सल्फेटो, सल्फेटो एक ही है, SO4 4 नहीं है, टेट्रा मत लिख देना, पूरा SO4 फॉर्मूला है, अगर SO4 4 होते तो स्मॉल ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता SO4 का होल 4, है ना, तो सल्फेटो कोबाल्ट। अब ऑक्सीजन अवस्था थर्ड वो ये बन गया एनायन, है ना, तो थर्ड नाइट्रेट, और अगर ये NO3 अंदर होता तो बन जाता नाइट्रेटो, क्योंकि ये क्या बन जाता फिर लिगेंड, तो लिगेंड के नाम में क्या लगा देते O। अब है ये K2PTF6, तो इसका नाम हो जाएगा, शॉर्ट में लग रहा है, तो थक गए, पोटेशियम, ठीक है, हेक्साफ्लोरो, फ्लोरो भी लिख देते, फ्लोरो भी, हेक्साफ्लोरो। अब PT के बाद, पंडित जी के बाद 8 लग जाएगा, प्लेटिनम है ना, क्योंकि 2 के आगे लगे हैं, तो आगे धनायन लगा है तो धातु के नाम के बाद में क्या लगाएंगे,
8, तो इसका नाम हो फ्लोरोप्लेटिनेट। पंडित जी को भी पीटी बोलते। प्लेटिनेट FH कितने हो जाएंगे, एक F पर एक ऋण, 6 F पर 6 नेगेटिव, 2 K पर 2 पॉजिटिव, बराबर करो कितने पॉजिटिव कम पड़ रहा है, 4। इस प्रकार से आप लोग IUPAC नाम करें। अब हम आपको एक लिगेंड और बता रहे हैं जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, है ना। वो लिगेंड कई बार आता है, पूछा जाता है, तो हम बता रहे हैं कि लिगेंड वाला। अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। बच्चे बोलते सर EN क्या है, तो देखो बेटा EN हमने लिखाया था एक उदासीन लिगेंड है, वो आपको शॉर्ट में ऐसे ही लिखा मिलेगा। अगर आपको इसका सूत्र बनाना सीखना है तो हम सूत्र बनाना आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। सूत्र कैसे बनता है, इथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको हम इथिलीन बोलते हैं, पढ़ी होंगे आप 11th में, इथिलीन बनाने की प्रयोगशाला में। अगर इथिलीन में आप एक H कम करके यहां पर लगा दो NH2, एक H कम की तो बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक H कम करके यहां लगा दो NH2, तो इसका नाम होगा इथिलीन। और 2 लग गए क्या, एमीन, तो इसका नाम होगा इथिलीन डाइएमीन। शॉर्ट में इसको हम EN लिख देते हैं। ऐसे कुछ लिगेंड हैं, है ना। इस लिगेंड में क्या होता, धातु परमाणु के साथ 2 बंध बनाते। भाई बंध कब बनता है बता रहा है हम आपको आगे, कि जिस परमाणु के पास लोन पेयर होते, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता किसको, CMI को, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो 2 बंध बनाता है, इसलिए इस लिगेंड को हम बाइडेंटेड लिगेंड बोलते। इसके अलावा हेक्साडेंटेड लिगेंड भी होते, है ना, वो आपको मिलेगा, आप पढ़ लेना, EDTA इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर आप चाहें बनाना तो इसका भी बन जाएगा। इथिलीन है, डाइएमीन है, 2 एमीन है, टेट्रा एसीटेटो 4 एसीटेट है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। तो इसका नाम बता रहे हैं हम आपको। तो जिन लिगेंड के नाम में, जैसे इस लिगेंड का नाम क्या है, हम अगर इस लिगेंड का नाम लिखते हैं तो आ रहा है इथिलीन डाइएमीन। देखो बेटा यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां हो गई, देखो यहां हो गई कि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई लगा, लिगेंड के नाम में पहले से क्या लगा, डाई लगा। और इस लिगेंड का नाम लिखें अगर, तो इसका लिगेंड का नाम है इथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में टेट्रा एसीटेटो, ये इस लिगेंड का नाम है। तो इस लिगेंड में देखो यहां डाई लगा, यहां टेट्रा लगा। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द लगे हों तो उनके लिए फिर डाई नहीं लिखते। जैसे आप इसका नाम लिखेंगे कि कोबाल्ट, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे इथिलीन डाइएमीन, 2 डाई आ गया, टेट्रा आ गया। तो ध्यान देना, ऐसे लिगेंड जिनके लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द लगे हैं उनके लिए हम क्या कहते, 2 के लिए लिखते बेस, 1 के लिए कुछ ही लिखते, 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस। और इसके बाद तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, किस लगाते जाओ, है ना, वो बनाते जाओ। तो अब इसमें हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करेंगे, देखो Cl पे 1 नेगेटिव, अमोनिया पे 0, इथिलीन डाइएन पे 0, तो कोबाल्ट पे कितने होंगे, तो देखो 2 पॉजिटिव बाहर हैं, ध्यान देना। तो 1 नेगेटिव को कैंसिल किया होगा 1 पॉजिटिव ने, और नेट चार्ज कितना बचा, 2 पॉजिटिव, तो यहां पर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, थर्ड निकलेगी अक्षीय अवस्था। या फिर रफ कार्य हेतु, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप CO Cl गौर करना EN होल ट्वाइस NH3 ब्रैकेट बंद, 2 पॉजिटिव लगे उतने ही क्या लगा दें हम, 2 ऋण लगा देंगे, Cl2 लगा दो, ये हटा दो, 2 Cl पे 2 ऋण, 0 0 Cl पे 1 ऋण, तो कोबाल्ट पे 3 धन, 1 ऋण और 2 ऋण बराबर 3 ऋण, तो कोबाल्ट पे 3 धन। बढ़िया विधि बताने की, है ना, कोई भूलने के चांस नहीं है, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हम समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगला वीडियो चाहते हैं तो हम फिर बोल रहे हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो कमेंट से पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो अगला वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम होगा, अब इसका नाम कहां से शुरू करें, 3 प्रकार के लिगेंड है बेटा, Cl भी लिगेंड है, EN भी लिगेंड है, एमीन भी। तो अमीन पहले लिख दें, इथिलीन शुरू होता है नाम काय से, E से, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम क्या, अमीन, अरे यार 2 बार हम बनाते, अमीन। फिर लिखेंगे हम 2 को क्या लिखेंगे यहाँ, बेस, तो लिखेंगे हम क्या, अमीन बेस। तो छोटे ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे इथिलीन डाइएमीन। जिनमें डाई ट्राई टेट्रा शब्द लगे हैं उनको छोटे ब्रैकेट में नाम लिखते हैं और बाहर लगा देते बेस। 3 होते तो यहां लगा देते ट्रेस, और बेस ट्रेस क्यों लगाया, क्योंकि लिगेंड के नाम में डाई लगा है, बेस, है ना। फिर लिखेंगे क्लोरो, तो फिर लग गया क्या, क्लोरो। फिर लिखेंगे हम, लिगेंड के नाम हो गए वर्णमाला क्रम में भी लिया। अब लिखेंगे हम कोबाल्ट, कोबाल्ट, है ना, नोटे कोबाल्टेट, क्योंकि आगे धना नहीं लगा है, वो क्या है, 2 आयन लगे हैं, तो कोबाल्ट। अब अक्षीय अवस्था कितनी निकाली थी अपने, 3 निकाली थी, तो कोबाल्ट। थर्ड
आयन। इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट जो लिगेंड है वो एक षटदंतुल लिगेंड है। तो अब हम आपको IUPAC नाम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय इतना नहीं बचा है ना, कि लगातार उसी में लगे रहें। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप तैयार हो जाओ। देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं बेटा हम 10 या 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कैसे बताते हैं आपको, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बनता है लिगेंड कितने प्रकार के होते। तो लिगेंड मोस्टली 3 प्रकार कर लें आप 4 प्रकार कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड होता। धातु परमाणु, जैसे देखना ये है धातु परमाणु Fe से कितने जुड़े हैं, CN6 जुड़े हैं, है ना। तो ऐसे लिगेंड जब धातु परमाणु के साथ एक बंध बनाया, जैसे Fe है तो Fe के साथ CN जुड़ा, तो इसका मतलब है CN ने एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर Fe को दान किया, CN ने एक दान किया, तो कितने जुड़ गए हैं, इस प्रकार से 6 जुड़ गए हैं। गौर करना आप, हम जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। CN 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ CN लिगेंड कितने हैं, 6 है। तो आप देख रहे हैं कि एक लिगेंड केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है Fe को। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध है। ये बंध बहुत प्रबल होता है और इस बंध की जो दिशा होती वो धातु परमाणु की ओर होती लिगेंड से। लिगेंड क्या कहता, एक लोन पेयर को दान करता, किसको, Fe को, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जो लिगेंड केवल धातु परमाणु के साथ एक बंध बनाते उन्हें हम एक दंतुर, इंग्लिश में बोलते मोनोडेंटेट। डेंट मिसेंगे माने क्या होता है, डेंट माने होता दांत, दंतुर माने दांत, मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आपका अमोनिया, तो इसमें केवल एक ही दाता परमाणु होता, नाइट्रोजन बंध बनाएगा इसमें, ठीक है। CN सिंगल बॉन्ड OH कार्बोनिल, ये सभी एक बंध बनाते, इसलिए हम लिगेंड को क्या बोलते, एक दंतुल लिगेंड बोलते। सीधी परिभाषा लिखनी है आपको कि ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाते, या फिर ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता, एक दंतुल लिगेंड कहलाते। अब हैं द्विदंतुल लिगेंड। द्विदंतुल लिगेंड ऐसे लिगेंड, इसको बोलेंगे हम क्या, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं। मैंने बताया था आपको इथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, एक H कम करो, इसमें से एक H कम करो तो एक बन जाएगा इसमें NH2, एक लग जाएगा इसमें NH2। तो कितने दाता परमाणु हो गए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 दाता परमाणु हो गए, तो इसे बोलेंगे हम द्विदंतुल लिगेंड। जब ये दाता परमाणु के साथ क्या बनाएगा, जब ये दाता परमाणु के साथ, सॉरी ये गलत लग गया शायद, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, है ना। NH2 सिंगल बॉन्ड, जल्दबाजी में यही हो जाता NH2, तो ये 3 डायमेंशन 2 दाता परमाणु हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम, द्विदंतुल लिगेंड बोलेंगे। अगर बहुत ज्यादा दाता परमाणु है ना, तो द्विदंतुल एक और है ऑक्जेलेट, आपने पढ़ा होगा ऑक्जेलेट का मतलब COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो अगर H यहाँ से हटा दें, H यहाँ से, तो एक नेगेटिव इस पे आ जाएगा, एक नेगेटिव इस पे, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ये नेगेटिव लिगेंड है ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो। ये भी द्विदंतुल लिगेंड है, एक दाता परमाणु ये है, ऑक्सीजन एक दाता परमाणु ये है। तो द्विदंतुल लिगेंड में कितने दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु। जब 2 से ज्यादा हो तो उसे हम बोल देते क्या, बहुदंतुल लिगेंड, ठीक है। बहुदंतुल लिगेंड का सबसे बढ़िया उदाहरण है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। ये है इथिलीन, तो आपने लिखा इथिलीन, अब आपने क्या किया, एक Me लगा दी, NH2 यहां पर लगा दी आपने क्या, NH2, ये हो गया इथिलीन डाइमीन। अगर बेटा 2 H हटा देंगे तो यहां से 2 बंद फ्री हो जाएंगे, एक बंद, ठीक है। माना कि ऐसे बंद लिख रहे हैं हम, एक बंद यहां लगा दिया, एक बंद। एसीटेट, तो एसीटेट आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला CH3, एसीटेट अम्ल में से आप H हटा देते, इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, तो इसे बोलते हैं हम एसीटेट। तो इसमें से आप इसको जोड़ना है तो CH3 में से CH2 कर दो तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2COO नेगेटिव, यहाँ बन जाएगा CH2COO नेगेटिव। ऐसे यहाँ 2 H हटा के लगा दो, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो ये हो गया इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। एक एसीटेट, 2 3 4। तो ये कैसा लिगेंड है, कितने दाता परमाणु है, देखो एक ऑक्सीजन दाता परमाणु, एक दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, 3 4, और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है तो 5, और इस नाइट्रोजन पे भी है 6। तो ये जो लिगेंड है ये कितने बंध बनाएगा, 6 बंध बनाएगा। इसलिए इसे हम षटदंतुल, ऑब्जेक्ट भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, षटदंतुल लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, षटदंतुल लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड।
तो कई बार प्रश्न आता है इथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है, षटदंतो लिगेंड है। अगर आप बहुदंतो लिख देंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद तो ये प्रश्न आपका खत्म हो गया। कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं एक दंतो लिगेंड कौन है, द्विदंतो लिगेंड कौन है, बहुदंतो लिगेंड कौन है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, हमने जल्दी जल्दी में किया, तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं हो गई हो, फॉर्मूला बहुत गौर से पढ़ना, बहुत जल्दबाजी में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद है अपना प्रश्न आता है समन्वयन संख्या क्या है, ये ध्यान देना है। समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या को हमने बताया था इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट में CN, ठीक है। तो समन्वयन संख्या क्या है, किसी भी धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या, माना किसी धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, लिंक्ड हैं या बॉन्डेड हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समन्वयन संख्या। से देखना K4, अभी ये एग्जांपल दिया करें FeCN का होल 6, तो Fe के साथ कितने CN जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं। तो यहाँ Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर CN = हो जाएगी 6। मैं धातु को कितने CN लिगेंड घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना परिभाषा में नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, एक दंतोल लिगेंडों की वह संख्या जो धातु परमाणु के साथ बंध बना है। एक दंतोल बोल रहे हैं, अगर द्विदंतोल हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। या फिर दूसरी परिभाषा, सटीक परिभाषा ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड बंध बनाते हैं, जितने बंध बनेंगे, जैसे आप देखना हमने बताया आपको इथिलीन डाइएमीन, तो CH2 ये हो गया NH2, CH2 शायद हमने एक जगह H हटा के NH2 जोड़ दिया, गलत हो गया था वो देख लेना आप लोग, हमें ध्यान नहीं है, हमें लग रहा है ऐसा कि पहले हमने वीडियो में पढ़ाया तो उसमें हमने यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं हटाया था, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया देखो कॉपर। अब यहाँ पर NH2 CH2 CH2, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। देखो गौर करना। अब इसमें इथिलीन डाइएमीन कितने हैं, 2 हैं, तो एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो एक बंध बनाएगा, एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये भी उपसर्ग बंध बनाएगा, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये भी बंध बनाएगा, वो ये भी। तो यहाँ पर कॉपर की समन्वयन संख्या 4 है, क्योंकि इथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतो लिगेंड है। तो परिभाषा में आपको ये जरूर लिखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए एक दंतो लिगेंडों की संख्या, या फिर सटीक परिभाषा, बहुत बढ़िया परिभाषा तो ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने हुए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या। वो बहुत बेस्ट डेफिनेशन है ना, जितने बंध बने। अब जैसे देखना अभी बताया था हमने EDTA कितने बंध बनाता, 6। तो अगर EDTA किसी धातु के साथ जुड़ा है, जैसे देखना ये जुड़ा है Ni, वो आगे लिखा है EDTA। आपसे पूछें कि इसमें निकले की समन्वयन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा 6 होगी। इसलिए 6 होगी कि EDTA Ni के साथ 6 बंध बनाएगा। इससे संकुल कैसा हो जाएगा, जटिल, वहीं के वहीं बंध कैसे हो जाएंगे, गुथ जाएंगे, जटिल संरचना बन जाएगी। इसलिए हम इन यौगिकों को क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। सभी संकुलों की कैसी संरचना होती है, जटिल होती है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो कॉपर की यहाँ पर समन्वयन संख्या है, कॉपर की CN = है 4, क्योंकि 4 बंध बने हैं। तो 2 परिभाषाएं हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए एक दंतो लिगेंडों की संख्या, या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बने हुए बंधों की संख्या। किसके साथ, लिगेंड के साथ बने हुए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब एक और समझ में आ जाएगा। देखना अब 1-2 नंबर का क्वेश्चन और आता है, गौर करते जाना, इसी में से क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसी में से आंसर बनाते जा रहे हैं। इस पर लगा दिया 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये तो है न्यूट्रल, तो कॉपर के 2 पॉजिटिव बाहर आ गए। ये क्या है, तो प्रश्न बनता है कीलेट यौगिक क्या है, कीलेट कंपाउंड। कीलेट कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ बहुदंतो लिगेंड जुड़ जाते। आपको परिभाषा क्या लिखनी है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बहुदंतो माने द्विदंतो या त्रिदंतो या बहुदंतो लिगेंड जुड़ जाते, तो ऐसे संकुल की संरचना कैसी हो जाती, जटिल हो जाती। जटिल माने कठिन हो जाती। ऐसे संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं या कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे संकुल जिनमें बहुदंतो लिगेंड किसी धातु परमाणु से जुड़ जाते तो उनकी संरचना में कई बंध बन जाते। वो संरचना कैसी हो जाती, जटिल। तो ऐसे जो क्या नाम संकुल होते हैं उन्हें कीलेट संकुल या कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो ऐसे लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड बोलते हैं, जैसे इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ये आप दे देंगे क्या एग्जाम्पल। वैसे वर्ड कीला का अर्थ है केकड़े का पंजा। तो अगर आपने केकड़ा देखा होगा तो केकड़े का पंजा देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल टाइप का होता है। ऐसे ये कैसा होता है, जटिल होता। ये यौगिक अत्यधिक स्थायी होते
और केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, आप तो इतना ही लिखना है। अगर उन्होंने पूछा कीलेट लिगेंड क्या है या कीलेट संकुल क्या है, तो आपको परिभाषा लिखनी है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ा होता, जिससे उसकी संरचना कैसी हो जाती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, जटिल हो जाती। तो ऐसे संकुल को यानी कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स या कीलेट संकुल कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं, और ऐसे संकुल अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस प्रभाव को कीलेशन प्रभाव कहते हैं या कीलेट प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल में जो बोर्ड पर लिखा है यही लिख देना है, 2 पॉजिटिव लगा देना है, क्योंकि इसको अगर आप फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे CuEn का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, है ना। IUPAC नाम बेस इथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकंड आयन, ठीक है, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट, समन्वयन संख्या अपनी निपट गई है। अब आता है नेक्स्ट कि समन्वयन क्षेत्र क्या है। प्रश्न आता है समन्वयन क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर माना क्षेत्र, घेरा हुआ। तो देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो जो भी आइटम है उसे हम समन्वयन क्षेत्र कहते हैं। देखना अपन ने लिखा है यहाँ पर FeCN का होल 6, तो ये जो अंदर का हिस्सा है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मेटल एटम, तीन धातु परमाणु और लिगेंड, ये सबको हम क्या कहते हैं, समन्वयन क्षेत्र। अब प्रश्न बनता है कि आयनन क्षेत्र क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो संकुल है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो रीजन होता है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आयनन मंडल या आयन क्षेत्र या आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके बाद है फिर इसके बाद आता है आपका कि EAN, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, तो EAN। अब इसके बाद बेटा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम EAN। तो EAN क्या है, तो देखो हमने आपको बताया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं संकुल यौगिक जिनको हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। उनके स्थायी होने का कारण क्या है, तो बैठे बैठे वैज्ञानिक क्या लगा देते, दिमाग लगा देते। तो उन्होंने देखा है कि जो धातु परमाणु के पास होता है, आपने देखा होगा अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सभी अक्रियाशील गैसें हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कोश में देखो इसका 10 है, तो 2,8 इसका होगा क्या, 2,8,8 सॉरी 18 है ना इसका, 2 8 हाँ 8, तो इसका इसके बाद में भी 8 हुआ, इसके बाद में भी 8, इसके बाद में, तो सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनका परमाणु क्रमांक देखें तो हीलियम का 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जीनोन का 54 है, ठीक है, रेडोन का 86। तो इन सभी के बाहरी कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, स्थायी, ना तो इलेक्ट्रॉन दान कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहते हैं। तो उसी प्रकार के से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक में जो धातु परमाणु है, धातु परमाणु का अष्टक पूरा होता है, क्योंकि धातु परमाणु के पास इसी की तरह इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या 18 या 36 या 54, इसीलिए संकुल यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि EAN निकालें कैसे, तो देखो ये लिखा आपने, एक संकुल आप याद कर लें, ये वाला, ये हर जगह काम आएगा आपका, यही समन्वयन संख्या में काम आ जाएगा, क्योंकि अपने मन से तो आपको बना नहीं सकते। ये है A4FeCN का हो सकता, इसमें आपको Fe की अक्षीय अवस्था निकालनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, Fe का परमाणु क्रमांक, तो Fe का परमाणु क्रमांक लगेंगे, तो उसमें से धनायन बनने में कम हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे देखना CN पे 6 नेगेटिव है, K पे 4 पॉजिटिव, तो Fe पे कितने पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कह दिए, दान। तो पहले हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक 26 माइनस दान किए इलेक्ट्रॉन, कितने दान किए, 2 दान किए, और एक लिगेंड हमने बताया था नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर होता, तो पूरा का पूरा ये लोन पेयर दान कर देता किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दान करता, 2, 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, 12, तो प्लस दान लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन 2 × 6, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दान करता, तो कितने लिगेंड लगे हैं, 6। अब आप अगर निकालेंगे तो जो टोटल संख्या है वो निकलेगी काय के बराबर, अक्रिय गैसों की परमाणु क्रमांक के समान। देखो 26 में से 2 घटाओ 24 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 कितना निकला, 36, किसके समान है, क्रिप्टॉन के समान, इसलिए ये संकुल कैसा है, अत्यधिक स्थायी। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, कोई कभी निकालेंगे तो या तो 36 निकलेगा या 18 निकलेगा या 10 निकलेगा। देखो एक निकाल रहे हैं हम LiAlH4, ठीक है, तो Li पे 1 धन, H पे बताया था ना 4 धन बताया था संकुल हमने, L बने पे कितने धन हो जाएंगे,
परमाणु क्रमांक कितना होता है एल्युमिनियम का? 13। दान किए गए इलेक्ट्रॉन 3 धन है, तो 3 दान कर दिए, 13 माइनस 3 प्लस कितने लिगेंड है? 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे एक ऋण है, तो इलेक्ट्रॉन कितनी होगा? 1 प्लस 1 बराबर 2, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। अच्छा कोई भी लिगेंड हो, है ना, अगर द्विधन तो लिगेंड होगा, द्विधन तो 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक बंध से 2 इलेक्ट्रॉन दान होते हैं, तो 13 माइनस 3 प्लस 4 लिगेंड है, तो 2 गुणे 4, 2 क्यों लगा दिए? क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 4 लिगेंड कितने दान करेंगे? 8। तो 13 में से 3 घटाएंगे 10, 2 चौको 8, कितने हो जाएंगे? 18। ये किसके समान हो गया? आर्गन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि EnC कितनी निकली? 18। तो किसी भी संकुल की आप जब En निकालेंगे तो उसके अक्रिय गैसों के समान परमाणु क्रमांक के समान वो निकलेगी, जिससे संकुल क्या होता है? स्थायी। इसे हम बोलते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या। ठीक है, तो आपको सीधी सीधी भाषा में लिख देना है, कोई भी धातु परमाणु अपने बाहरी कोश में अष्टक पूर्ण कर लेता है और वह लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना परमाणु क्रमांक या अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या अक्रिय गैसों के समान कर लेता है। इस संख्या को हम प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर परमाणु क्रमांक केंद्रीय धातु परमाणु का एटॉमिक नंबर माइनस धनायन बनने में क्षय हुए इलेक्ट्रॉन या कम हुए इलेक्ट्रॉन प्लस पर लिगेंड ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहता है एक लिगेंड से, तो जितने लिगेंड होंगे उसका इनटू कर देंगे, निकल आएगा En, आपको मिल जाएगा ये। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन समानता क्या है। तो ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। देखो आपस में देखो, NH3 है, एक Br है, एक SO4 है ना, इसमें भी NH3 है, एक Br है, एक SO4 है। लेकिन जब आप इसको वाटर में सॉल्यूबल करेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स को, ये कॉम्प्लेक्स E हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका E, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स के अगर मॉलिक्यूलर वेट वजन तो लेंगे तो दोनों के कैसे निकलेंगे? समान। लेकिन जब इन्हें आप वाटर में सॉल्यूबल करेंगे तो ये अलग अलग आयनों को में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आयन संयोजकता। देखो पूरा करो, इसको जब आप वाटर में सॉल्यूबल करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है? CO, ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये तो कौन सी बॉन्ड से जुड़ा है? ऑक्सीजन बॉन्ड से, प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव। तो ये कौन से आयन का परीक्षण देगा? ये देगा सल्फेट आयन का टेस्ट। ठीक है, वो यही मॉलिक्यूलर वेट इसका है। इसका क्या ये टूटेगा जल में? तो क्या टूटेगा? वाटर में CO NH3 का होल 5 Br, सॉरी गलत कर गए अपन, ये SO4 अंदर रहेगा और ये Br, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? SO4 और प्लस Br नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों संकुल में, दोनों संकुलों की अणुसूत्र समान है, माने मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन एक संकुल जल में घुले जाने पर सल्फेट आयन का टेस्ट दे रहा है, परीक्षण दे रहा है, जबकि दूसरा संकुल जल में घुले जाने पर Br आयन का। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 5 Br6, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। बस क्या हो गया? ये समावयवता कब उत्पन्न होती है? ये समावयवता ऋणायन और लिगेंड के एक्सचेंज से उत्पन्न होती है। यहाँ पर Br लिगेंड है, सल्फेट ऋणायन है, एक्सचेंज कह दो, सल्फेट को अंदर कह दो, Br को बाहर कह दो, तो सल्फेट अंदर Br बाहर, तो यहाँ पर Br बन गया। तो आपको लिखना है यह समावयवता लिगेंड और ऋणायन माने लिगेंड एंड एनायन के एक्सचेंज से, है ना, उत्पन्न होती है। और कोबाल्ट के निम्न 2 आयन समायोगी संभव हैं, दोनों को आप एग्जाम्पल में लिख देंगे। वो अगर आपको लिखना है तो ये सीधा लिख देंगे, ये सल्फेट का टेस्ट देगा, वो ये Br का टेस्ट देगा। ठीक है, इसके बाद और से क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा इसके बाद है बंधन समायोगिता, जिसमें बोलते हैं उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता, केवल क्या होता? लिंक जो लिगेंड का डोनर एटम है वो अलग अलग डोनर एटम हो जाता है, जिससे मेटल के साथ अलग अलग डोनर एटम जुड़ता है। देखो आप यहाँ गौर करना, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ NO2 जुड़ा है, तो इसका मतलब होगा कि कोबाल्ट से ऐसा बॉन्ड बना है NO2, माने डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है कौन? ONO। इस ग्रुप को बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं हम नाइट्रो, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो। तो यहाँ पर बंध बनाने का अंतर हो गया, लिंक करने का अंतर हो गया। यहाँ पर मेटल के साथ नाइट्रोजन लिंक हो रहा है, यहाँ पर मेटल एटम के साथ ऑक्सीजन लिंक हो रहा है। तो इस प्रकार की समायोगिता को लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समायोगिता कहते हैं। आप गौर से कर देख लें, और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आपको बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा कर देते, वो एग्जाम्पल दे देते और पूछ लेते कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आप लिखेंगे क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस प्रकार के समायोगिता में अणुसूत्र समान होते, किंतु जो लिगेंड हैं वो उनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते। ऐसे कई लिगेंड हैं, है ना, जैसे एक लिगेंड आपने पढ़ा होगा साइनो, आइसोसाइनो,
SCN थायोसाइनेटो है ना, इसमें दोनों आइटम सल्फर है, वो आइसोथायोसाइनेटो NCS, इसमें दोनों आइटम नाइट्रोजन है। तो ये लिगैंड जिनमें लिगैंड जो कई प्रकार से जुड़ सकते हैं, जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन बंध एक ही दाता परमाणु बनाता है, तो ऐसे लिगैंड द्वारा जो संकुल होते हैं उनमें बंधन समानता पाई जाती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? हमने बहुत मेहनत के साथ बहुत फास्ट बनाया, इसलिए नए बच्चों को तो समझने की में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमने ये स्पेशली बनाया है उन बच्चों के लिए जिनके 9 तारीख को पेपर होने वाले हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, तो हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आती हैं तो फिर फालतू में मेहनत करने का कोई, है ना, सिस्टम नहीं है। और इसके बाद हम नया चैप्टर करेंगे शुरू, फिर आपका 10 चैप्टर, 10 था ये शायद, ये 10 ही था, नहीं था, ये 9 था यार, भूल गए हम। 10 चैप्टर होगा एल्किल हैलाइड वाला, कोई बात नहीं। तो क्या है कि पहले बुक में इस चैप्टर को 10 चैप्टर बोलते थे, 9 चैप्टर सॉरी, और 10 चैप्टर पर था एल्किल हैलाइड, शायद हम कंफ्यूज हो गए हों। और अब जो नया चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। तो वो शायद चैप्टर 10 है। चैप्टर में हम कंफ्यूज हो जाते, चैप्टर का नाम ध्यान दीजिए ना, कोई बात नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर पूरी रिएक्शन को हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।